जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप बीए में हैं, बीएससी में हैं या बीकॉम में हैं, यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी, बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, इसमें प्रश्न का लेवल क्या होता है, रीजनिंग कैसे पूछी जाती है, इसमें कंप्यूटर जो प्रश्न होते हैं उसके लेवल प्रश्नों के क्या होते हैं। तो पेपर का नाम है आपके एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। बीए फिफ्थ सेमेस्टर, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर और बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर सभी के लिए है यह क्वेश्चन पेपर, ठीक है, को करिकुलर कोर्स का। तो ध्यान रखेंगे, इसमें कंप्यूटर और आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में, और सिक्स सेमेस्टर में आपके को कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूछे जाएंगे। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर में चले देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 का है। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आपके कुल 75 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कुछ कंप्यूटर के प्रश्न हैं और कुछ आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, आधे आधे होंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास बिना देरी के। चले आपको मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे ये क्वेश्चन पेपर, ताकि सभी बच्चों के पास हो, सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि बीए बीएससी बीकॉम में जो फिफ्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से आता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे और देखिए इसमें 75 क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिएगा 75 क्वेश्चन को, तो बाकी जो क्वेश्चन पेपर हैं उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे लगभग लगभग सेम सेम आपके सारे कॉलेज में पूछे गए थे। सारे मतलब एक सेम नहीं होते हैं, 10 प्रश्न, 5 प्रश्न, 3 प्रश्न ऐसे होते हैं, 7 प्रश्न, इस तरह से लगभग लगभग सेम होते हैं कुछ प्रश्न, ठीक है, रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आपका इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, देखें इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब ब्राउज़र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो जब आप किसी के वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट पर जाते हैं तो जो वेब ब्राउज़र होता है वो पहले क्या करता है। तो वो ये करता है कि जो वेब सामग्री होती है उसको पुनः प्राप्त करता है और प्रदर्शित करता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब ब्राउज़र का प्राथमिक कार्य क्या होता है, वेब सामग्री को पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है पहले का, ठीक है। देखिए इसी तरह से बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलें, सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड वेबसाइट कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाला विशिष्ट प्रोटोकॉल क्या है। सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड वेबसाइट कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाला विशिष्ट प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, HTTPS होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। तो जो HTTPS होता है ये ज़्यादा सिक्योर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है, साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा क्या होता है साथियों, कंप्यूटर सिस्टम और डेटा की चोरी, छत या अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी लोग। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। देखें, भारी वर्षा, भूकंप और सूर्य ग्रहण ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। फिशिंग हमला क्या होता है, देखिए फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं, ये आपका सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए बाकी ये जो तीनों हैं ए बी और जो डी ऑप्शन है ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, देखें प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। तो साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य होता है कि वो अनधिकृत पहुंच और हमलों को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, जिसको नहीं समझ में आएगा वो इंग्लिश में भी देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग इंग्लिश में भी, टू फिल्टर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक टू प्रिवेंट ऑथोराइज्ड एक्सेस एंड अटैक्स, ठीक है। चलें, हालांकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के ही होते हैं, तो हिंदी में अगर आप समझेंगे और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है ये, ठीक है, एग्जाम में।
प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को क्या पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए, सूचना विशेषताओं के CIA मॉडल में C का क्या अर्थ है? तो CIA मॉडल में साथियों C का अर्थ होता है कॉन्फिडेंटिलिटी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे सूचना सुरक्षा के लिए सामान्य खतरा नहीं माना जाता है? तो देखें, फिशिंग हमले, पासवर्ड प्रबंधन, मैलवेयर संक्रमण या फिर इनसाइड थ्रेट्स, इन चारों में से कौन है जो सूचना सुरक्षा के लिए सामान्य खतरा नहीं माना जाएगा? तो देखिए, जो पासवर्ड प्रबंधन होता है ये क्या है, साइबर सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, ठीक है, बल्कि ये साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी फिशिंग हमला, मैलवेयर संक्रमण और इनसाइडर थ्रेट्स ये सभी क्या हैं, ये सभी साइबर सुरक्षा के लिए खतरे हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 8 अब आप लोगों को क्या पूछा गया है, देखिए, फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्षण क्या है? फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्षण होता है संवेदनशील डेटा या खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। अब देखिए, इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, तो रीजनिंग को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि केवल आपका 8 ही कंप्यूटर के प्रश्न नहीं है, ठीक है। लगभग लगभग इसमें देखा जाए तो 45 और 8 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 45 और 8 अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 8 और 5 हो गए 13, 4 1 5, लगभग 53 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के हैं इसमें, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, तो जितने भी पहले कंप्यूटर के प्रश्न हैं, कंप्यूटर के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे, ठीक है। चलें, रीजनिंग को कॉपी पेन से समझाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको जो कंप्यूटर के प्रश्न है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी मैं रीजनिंग अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत से बच्चे हैं देखिए, तैयारी के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो वो रीजनिंग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलें, जो बच्चे रीजनिंग अच्छे से आता है वो भी देखेंगे और जिनको नहीं आता है वो भी देखेंगे। चलिए, पहले हम कंप्यूटर के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में कंट्रोल यूनिट यानी जो सीयू है ये क्या करती है? तो ये इनपुट डिवाइस को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चलिए, प्रश्न नंबर 45 आपका क्या पूछा गया है, डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम का कौन सा घटक उपयोगकर्ता को संसाधित जानकारी प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह आउटपुट डिवाइस होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आप लोगों का 46 है, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू कैश मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू कैश मेमोरी होती है इसका प्रथम कार्य क्या होता है? तो ये सबसे पहले क्या करता है भैया, ये अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करके डेटा एक्सेस को तेज करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे क्या पूछा गया है। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपना इंग्लिश में भी देखता चलेगा, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 47 है, किस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और आमतौर पर कंप्यूटर में प्रयोग और डेटा के दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयोग की जाती है? यानी मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है। बताइए कौन सा वो मेमोरी है। देखिए, बिल्कुल रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसको लॉन्ग टर्म भंडारण के लिए, ठीक है, उपयोग की जाती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, रोम। चले, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 48 नंबर, कौन सी मेमोरी प्रकार आमतौर पर सबसे तेज है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में प्रति यूनिट स्टोरेज सबसे महंगा भी है? तो ये आपका है कैश मेमोरी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आप लोगों का पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम में BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है स्टार्टअप के दौरान हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ और नियंत्रित करना। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 50 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, बहुत ही मेहनत लगता है ये क्वेश्चन पेपर लाने में और इसे सॉल्व कराने में, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, कम से कम मेहनत हमारा जो है आप लोगों को रंग लाए एग्जाम में, ठीक है। चलिए, 50 नंबर प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार का प्राथमिक भंडारण है? तो देखिए, जो आपका CD रोम है यह एक सामान्य प्रकार का भंडारण है। भंडारण मतलब स्टोरेज, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज है ये CD रोम। आपका सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 51 है 51 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो सहायक मेमोरी होती है, ठीक है, कौन सी मेमोरी? सहायक मेमोरी जो होती है उसका प्रथम कार्य क्या होता है? तो वो क्या करती है? प्रोग्राम और डेटा के लिए दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करती है, यानी टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड डेटा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 है 52 नंबर, किस प्रकार की सहायक मेमोरी का उपयोग आमतौर पर डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर या उपकरणों के बीच ले जाने की आवश्यकता होती है? तो ये है आपका ऑप्टिकल डिस्क। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। देखिए, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रथम उद्देश्य होता है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 54 है 54 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? देखिए, विंडोज 10 जो है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर्स की क्या भूमिका है? यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं इसकी क्या भूमिका होती है, ये क्या काम करता है? तो हार्डवेयर उपकरणों के साथ नियंत्रण और संचार करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम को वायरस, मालवेयर और अन्य सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 आप लोगों का पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर घटक कंप्यूटर पर कई कार्यों या प्रक्रियाओं के निष्पादन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया, साथियों निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? देखें, मेमोरी और स्टोरेज का प्रबंधन करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI प्रदान करना बिल्कुल। एप्लीकेशन चलाना ये भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है, यानी दस्तावेजें और छवियों का जो संपादन है, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं करता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 59 क्या पूछा गया है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर श्रेणी में छवियां और ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के प्रोग्राम शामिल हैं? तो ये ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर में होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 60 आप लोगों का पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो और वीडियो फाइलों को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो यह है VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 आप लोगों का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यह आउटलुक का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 क्या है, वर्ड स्क्रीन का कौन सा क्षेत्र वर्तमान में खुले दस्तावेजों के नाम प्रदर्शित करता है? तो देखिए, जो टाइटल बार होता है ये क्या करता है, ठीक है, वर्ड स्क्रीन पर जो टाइटल बार होता है ये वर्तमान क्षेत्र में, ठीक है, जो क्षेत्र है आपका टाइटल बार, ये वर्तमान में खुले दस्तावेजों के नाम प्रदर्शित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 है 63 नंबर, कौन सी सुविधा आपके वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट को तुरंत खोजने और बदलने की अनुमति देता है? तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है ये क्या करता है, ये आपको वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट को तुरंत खोजने और बदलने की अनुमति देता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 64 है आपका, वर्ड में वह डिफ़ॉल्ट स्थान क्या है जहां प्रोग्राम आपके द्वारा किसी दस्तावेज को खोलने या सहेजने पर फाइलों को ढूंढता है? तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर जो पुरानी कंप्यूटर आती थी उसमें माय डॉक्यूमेंट लिखा रहता था, लेकिन जो इसका वर्तमान संस्करण आया है इसमें केवल डॉक्यूमेंट लिखा रहता है। तो यहाँ आपकी जो यूनिवर्सिटी थी ये उसके ऊपर डिपेंड था। हालांकि डी ऑप्शन आपका 100% राइट होना चाहिए, ठीक है।
चले, क्योंकि ये पुराना था, ये नए वाले में है तो नए वाला आपका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 65 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में सम्मिलित बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो होम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 65 का। प्रश्न नंबर 66 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को, ठीक है, यानी जो आपका यहाँ पर लिखा है, देखिए, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 क्या है भैया? 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वर्ड में कौन सा फीचर आपके टाइप करते ही गलत शब्दों के लिए स्वचालित रूप से सुधार का सुझाव देता है? तो यह ऑटो करेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं किसी भी, ठीक है, तो टाइपिंग जब आप करेंगे तो ये गलत शब्दों को स्वचालित रूप से क्या करता है? सुधार करने के लिए कहता है। तो यही आपका ऑटो करेक्ट होता है। ठीक है, ऑटो करेक्ट ही कहता है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो गलत हैं। प्रश्न नंबर 68 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टूल आपको दस्तावेज में वर्तनी त्रुटियों की जांच करने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है? तो यह स्पेल चेकर होता है। ठीक है, स्पेल चेकर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 है, ध्यान देंगे, वर्ड में लाल लहरदार रेखांकन क्या दर्शाता है? यानी जो वर्ड्स आप लिखते हैं, ठीक है, तो उस वर्ड में लाल जो लहरदार रेखाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है? स्पेलिंग संबंधित त्रुटि बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, वर्ड में कौन सा संरेखण विकल्प टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन्स पर संरेखित करता है, जिससे पैराग्राफ के दोनों ओर एक साफ विन्यास बनता है? तो ये है आपका जस्टिफाई। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 आपको क्या पूछा गया? बहुत ही ध्यान से देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन को समायोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसको समायोजित करने का उद्देश्य होता है किसी पृष्ठ पर सामग्री के चारों ओर सफ़ेद। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 आप लोगों को क्या पूछा गया? 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वर्ड में पेज ब्रेक फीचर का उद्देश्य क्या है? वर्ड में पेज ब्रेक फीचर का जो उद्देश्य होता है, यह दस्तावेज के, ठीक है, यह दस्तावेज के किसी विशिष्ट स्थान पर एक नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, टू स्टार्ट ए न्यू पेज एट ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 क्या है? देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मेल मर्ज जो होता है व्यक्तिकृत दस्तावेज बनाने के लिए, किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ संयोजित करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, 74 नंबर प्रश्न पूछा है, वर्ड में दस्तावेज गुण का उद्देश्य क्या है? वर्ड में दस्तावेज गुण का उद्देश्य होता है दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करना और जैसे लेखक और शीर्षक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये प्रश्न नंबर 75 देखते हैं क्या पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। देखें, एक्सेल में ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय फंक्शन चुना जा सकता है? तो सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये आपका, ठीक है, क्या करता है? एक्सेल ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेनू से, ठीक है, गणितीय फंक्शन को चुना जा सकता है। इसी तरह से सम, उसके बाद काउंट, फिर एवरेज, मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अब जितने भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस बते हैं, बाकी धीरे धीरे मैं उन सभी को बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, चलें, देखें आपका सवाल क्या पूछा गया है। देखें, निम्न शब्दों को सही क्रम, जिस क्रम में वे डिक्शनरी में रखे जाने चाहिए, ठीक है, में व्यवस्थित करने पर अंतिम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको रख करके देखते हैं। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। चलें, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको हम लोग रख करके देखते हैं।
देखिए पहले हम लोग इसको एक तरीके से लिखेंगे। देखें ए बी पहला है आपका, और दूसरा दिया गया है आपका, दूसरा है क्या है, दूसरा आपका है ए सी टी। ठीक है, इसमें भी आप लोग जोड़ लेंगे ए बी ए। तीन तीन शब्द हम लोग जोड़ करके देखेंगे और देखेंगे लास्ट में कौन सा शब्द आपका आ रहा है, क्योंकि अंतिम शब्द पूछा है क्या होगा। ठीक है, और तीसरे में आपका क्या पूछा है, ए सी और सी। ठीक है, और चौथे में आप करके आपका दिया है ए सी क्यू। ठीक है, ए सी और क्यू। तो देखें यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए बी ए फिर से आ जा रहा है, ए वन पे आता है, बी टू पे आता है, फिर ये वन पे आ जा रहा है, तो अंतिम शब्द आपका फिर वही एक आ जा रहा है, तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है आपका ए सी टी, तीसरा है ए सी सी, और चौथा है आपका ए सी क्यू। ठीक है, तो देखें यहाँ ए सी सी यानी पहला तीसरा तीसरा दिया है, तो यानी तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। अब कौन बचा, अब चौथा आपका बचा है और आपका दूसरा बचा है। तो देखिए ए सी, ठीक है, ए पहले पे आता है और सी आपका तीसरे पे आता है, यहाँ भी पहले और तीसरे हो गया। पूछा है अंतिम शब्द क्या होगा, तो क्यू आपका 17 पे आता है और टी जो है आपका 20 पे आता है। ठीक है, टी 20 पे आता है और क्यू आपका 17 पे आता है, तो अंतिम शब्द क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, अंतिम शब्द क्या होगा, क्योंकि 17 पहले आता है 20 बाद में आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट है, ए सी टी यू ए टी ई। ठीक है, एप्टीट्यूड। चले ध्यान से देखेंगे आप लोग, आपके पूछा क्या गया था, निम्न शब्दों को सही क्रम जिस क्रम में वे डिक्शनरी में रखे जाने चाहिए में व्यवस्थित करने पर अंतिम शब्द क्या होगा, एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, कुछ कठिन प्रश्न आएंगे, कुछ आसान प्रश्न आते हैं, तो इतना को करिकुलर में है कि आपका बैक नहीं लगेगा। अगर आपने कंप्यूटर सही से पढ़ लिया तो गारंटी है मेरी आपका बैक बिल्कुल नहीं लगेगा। कंप्यूटर में आप अच्छे से अच्छा करेंगे। रीजनिंग, आप सारे बच्चों को रीजनिंग अच्छे से नहीं आती है। ठीक है, जिनको नहीं आती है वो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पेपर ही देख लेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले इसमें आपका 10वां प्रश्न पूछा गया है, इस श्रेणी यानी 0 3 8 15 उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी 0 3 8 15 के बाद का अगला पद क्या होगा, अगला पद 24 होगा, 26 होगा या 35 होगा। तो देखें हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 0 3 हो गया आपका, कितना दिया है, 8 दिया हुआ है और आपका 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, 0 3 8 और 15। तो देखिए यहाँ और इसके बीच में प्लस कितना है, 3 प्लस है, और ठीक है इनके बीच में हम लोग गैप देखेंगे कितना है, 5 और 3 कितना है, 5 और 3 8 हुआ। ये 3 3 की सीरीज आपकी जुड़ती चली जा रही है। ठीक है, 8 और 7 कितना होगा, 8 7 15 होगा। तो साथियों 15 के बाद हमारा देखें यहाँ पर कितना कितने की गैप है, देखें 3 और 2 की गैप है, यानी 3 2 5, 5 और 2 की 7 की गैप है। तो 7 और 2 कितना होगा, 7 और 2 आपका 9 होगा। ठीक है, 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा। तो इसका अगला पद क्या होगा, तो 15 और 9 कितना हुआ सर जी, 24 हुआ। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यानी देखिए अगला पद क्या होगा, अगला पद हमारा 24 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही शानदार तरीके से। हालांकि इसे मैं कॉपी पे सॉल्व कराता तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता। ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखते चलेंगे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 11 का, हालांकि देखिए कॉपी पर सॉल्व कराना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, चलें सही विकल्प चुनिए। देखें तैरना, डूबना, नाव है, उसके बाद क्या है भैया, जहाज़ है, युद्ध है, पनडुब्बी है या फिर मिसाइल है। देखिए अगर आप तैरेंगे तो डूबेंगे ऐसे ही, तैरेंगे कहाँ, पानी के ऊपर, डूबेंगे कहाँ, आप पानी के नीचे। तो भैया इसमें जो पनडुब्बी है, ठीक है, नाव के बाद क्या है, पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी क्या करती है, ऊपर भी चलती है और पानी के नीचे भी चलती है। जहाज़ ऊपर नीचे नहीं चल पाएगा, युद्ध तो एकदम होगा ही नहीं। मिसाइल आपका ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन मिसाइल पनडुब्बी से ही छोड़ा जाएगा, तभी वो नीचे चलेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, यानी सही विकल्प क्या होगा, नाव के बाद पनडुब्बी। ठीक है, चले देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। थर्मामीटर के बाद, थर्मामीटर से तापमान अगर नापा जाता है तो ग्लूकोमीटर से क्या नापा जाएगा, तो ग्लूकोमीटर से साथियों रक्त शर्करा मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सर्वथा
भिन्न है। नाक, कान और आँख, ठीक है। नाक, कान और आँख ये तीनों क्या हैं? ये तीनों नाक, कान और आँख ज्ञानेंद्रियाँ हैं। मस्तिष्क आपका ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, इन्हीं से सर्वथा भिन्न है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, हो सकता है 2024 में 2025 के एग्जाम में भी आए, 2026 2027 में देखें। एक टेलीफोन डायल के सभी अंकों का गुणनफल क्या होगा? एक टेलीफोन डायल होता है, देखें इस तरह से, ठीक है। अब कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ ठीक से लिखा ही नहीं गया है ठीक से, ठीक है। मैं इसे थोड़ा मोटा करके आपको बताता हूँ। देखें, एक टेलीफोन डायल बना लीजिए, जैसे आपके कीपैड वाले मोबाइल में होता है उसी तरह से डायल फ़ोन भी होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 और 9। यहाँ पे नीचे आपका 0 होता है। अब पूछा क्या है? एक टेलीफोन डायल के सभी अंकों का गुणनफल। मान लीजिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में गुणा कर दिए, उसके बाद 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। टेलीफोन डायल के सभी अंकों का गुणनफल 0 होता है, यह बात ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं है। चलिए, अब इसमें 17 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश कहता है कि उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। वह किसका फोटो है? दिनेश का, दिनेश की माता का, दिनेश के भाई का या फिर दिनेश के पुत्र का? तो देखिए, जो दिनेश है यह एक फ़ोटो की ओर इशारा कर रहा है और क्या कर रहा है कि जो इसकी माता, ठीक है, यानी उसके पिता, यानी ये इसकी माता हो गई, दिनेश की ये माता हो गई, ठीक है। ये खुद दिनेश हो गया। अब कह क्या रहा है? उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। तो यह कौन हुआ? इसके फ़ोटो में चित्र किसका हुआ? तो दिनेश के पुत्र का हुआ। क्यों हुआ? देखें, दिनेश के पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, इसका मतलब यह हुआ कि फ़ोटो में जो मौजूदा व्यक्ति है वो जो मौजूदा व्यक्ति का जो पिता है वो दिनेश है, इसलिए फ़ोटो में दिनेश का कौन होगा? दिनेश का पुत्र होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए, प्रश्न नंबर 18 आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। एक महिला का परिचय एक व्यक्ति इस प्रकार कराता है, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ए, और ये एक महिला का परिचय करा रहा है, ये हो गया बी, और ये इससे कह रहा है कि इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ यानी बी की माँ क्या हो जाएगी? बी की माँ को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति इस महिला का परिचय करा रहा है और बोल रहा है कि इसकी जो माँ है वो सी है, ठीक है। तो मेरी सास की, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो इसकी सास कौन हो गई? तो इसकी ये सास हो गई, ठीक है। और पूछ रहा है, देखें, कह रहा है कि इसकी माँ मेरी सास की, ठीक है, इसकी माँ मेरी सास की, तो ये इसकी क्या हो गई? तो ये इसका क्या हो गया? तो ये इसका हो गया इकलौती पुत्री है, तो ये इसकी बेटी हो गई, क्या हो गई? ठीक है, ये इसकी बेटी हो गई, इसकी सास की ये इसकी बेटी हो गई। तो इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। तो इसका और इसका रिलेशन यहाँ पे पूछा गया है। देखें, व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तो जिस महिला का परिचय करा रहा है, तो व्यक्ति उस महिला का क्या लगेगा? उस जायज़ सी बात है, अगर ये दोनों पति पत्नी है तो ये इस महिला का क्या लगेगा? इस महिला का पिता लगेगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। यदि पाइप को 16 91 65 लिखा जाए तो SWAN स्वान लिखने पर अंतिम अंक क्या होगा? ठीक है भैया, पाइप हम लिख लेते हैं PIPE, पाइप हो गया। इसको 16 91 65 लिख ले। पी आप लोग जानते होंगे, पी हमारा कितने पे आता है? 16 पे आता है। आई हमारा कितने पे आता है? 9 पे। पी हमारा कितने पे आता है? 16 पे। और ई हमारा कितने पे आता है? आप सभी लोग जानते हैं, E5,
ठीक है, यानी ई 5 पे आता है, यानी 16 91 65 लिखा गया है पाइप को। तो SWAN स्वान को लिखने पर क्या आएगा, SWAN, ठीक है। इसका अंतिम शब्द क्या है, S 19 पे आता है, W हमारा 23 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है। अंतिम शब्द हमारा क्या होगा, इसमें 4 होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए बहुत ही आसान आसान प्रश्न आते हैं और बहुत ही कठिन भी आते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का बैक ना लगे, ठीक है। देखें, निम्न संबंध ब्रैकेट 3/x-6 जो है ये आपका विषम संख्या के क्या है, विषम संख्या से ये आपका बड़ा है। तो यदि x जो है 6 को संतुष्ट नहीं करने पर, यदि x एक पूर्णांक हो तो उसका मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। देखें, ये सम इनइक्वालिटी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इन द इनइक्वालिटी, ये एक इनइक्वालिटी का समीकरण है, इसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है वेयर x इज एन इनेटर देन, ठीक है। चलिए इनेटर, तो ध्यान देंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें, सम इनइक्वालिटी है तो 3/x-6, देखिए अगर आप लोग इंटर में, ठीक है, कक्षा 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आपका पढ़ाया जाता है कक्षा 11 और 12 में, ठीक है। x-6 ये आपका हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका 1 है, ठीक है। ये सम के सम से ये आपका बड़ा है। तो यहाँ इस इनइक्वालिटी को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे पुनः स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे तो x-6 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 है, ये 1 जो है, अगर ये समीकरण इससे बड़ा है तो 3 हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं बनेगा, देखिए ये इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि अब ये 3 से बड़ा होगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी का अर्थ क्या होगा, तो इस इनइक्वालिटी का अर्थ होगा साथियों, देखिए -3 होगा, ठीक है, -3 होगा और जो इधर है वो x है, ठीक है, x-6 है और यहाँ आपका ये 3 है, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखें इसे हल करेंगे तो आपका 3 है, ठीक है। और 6 और 3, देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, -6 -3 क्या हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x9, ठीक है। यानी जो है 3 जो है x से बड़ा है और जो x है वो 9 से बड़ा है, सॉरी जो 9 है वो x से बड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ देखें x एक पूर्णांक होना चाहिए, क्यों, और जो x है वो 6 के बराबर भी आपका नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक मान क्या होगा, पूर्णांक मान आपका होगा, देखें 4 5 7 और 8, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, यदि एन ए बराबर 10 है और एन बी इसको मान लेते हैं, एन बी बराबर 20 है, सी का मान 5 हो, ठीक है। सी का मान ये 5 है, बड़ा सी दिया है, छोटा सी नहीं दिया है, तो सी बराबर 5 हो तो इस वेन डायग्राम के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है तो सी में से हम इन दोनों को घटा देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो एन ए बराबर हमारा कितना दिया है, 10 दिया है, 10 में से सी को घटाएंगे, सी हमारा कितना है, 5 है, तो हमारा कितना आया, 5 आया, ठीक है भैया। अब एन बी का वैल्यू हमको निकालना है, तो एन बी बराबर हमारा 20 दिया है, सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हमारा कितना आया, 15 आया, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 5 और 15 है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब अगला प्रश्न भी देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये भी कक्षा 12 का ही प्रश्न है, ठीक है। इंटर और आपका 11th और 12th का ये भी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। देखें, 100 छात्रों की एक कक्षा में 40 को गणित विषय पसंद है, ठीक है सर जी। 30 को भौतिक विज्ञान तथा 10 को, दोनों कितने छात्रों को न तो गणित पसंद है और न ही भौतिक विज्ञान। देखिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें वेन डायग्राम का उपयोग करना होगा। कौन से वेन डायग्राम, पहले हम देख लेते हैं। देखिए गणित, ठीक है, गणित पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो गणित पसंद करने वाले को हम m मान लेते हैं, ठीक है। गणित पसंद करने वाले छात्रों की कितनी संख्या है, 40 है।
अब भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी फिजिक्स को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 30 है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ना आपका 30 को भौतिक विज्ञान और 40 को गणित पसंद है, ये तो हो गया आपका। अब दोनों विषय पसंद करने वाले छात्रों को क्या हम कहेंगे, इसको बी मान लेते हैं। दोनों विषय को पसंद कर रहे हैं कितने छात्र, 10 छात्र। ठीक है, अब गणित और भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करेंगे। किसका, जो हम 11 और 12 में पढ़ते थे, M यूनियन P इक्वल टू M प्लस P, ठीक है, माइनस B। ये आपका सूत्र है, इसी पर ये प्रश्न आपका हल होगा। ठीक है, अब देखें, जहाँ M यूनियन P गणित या भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले छात्र हैं, तो देखें M यूनियन P हमारा क्या होगा, M यूनियन P हमारा कितना होगा, देखें M यूनियन P क्या है, गणित या भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले दोनों छात्र हैं, तो 40 प्लस 30 दोनों विषय को कितने छात्र पसंद करते हैं, तो आपका यहाँ माइनस होगा। देखें एम पी इक्वल टू M प्लस P माइनस B, ठीक है, तो 40 30 और माइनस B यानी 10, इसमें से माइनस आपका होगा, यानी कुल छात्र कितने हैं, 60 छात्रों को दोनों विषय पसंद है। ठीक है, अब कक्षा में कुल की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या 100 है। ठीक है, इसलिए न तो गणित और न ही भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, देखें, अब इसे मैं मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलें, देखिए, अब हमारी कुल संख्या कितनी है छात्रों की, 100 है। ठीक है, 100 छात्रों की संख्या है हमारी, और इसमें से माइनस क्या होगा, M यूनियन P। ठीक है, M यूनियन P आपका माइनस होगा, तो 100 माइनस 60। ठीक है, तो 100 माइनस 60 हमारा कितना आया, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, पूछा क्या है, देखें कितने छात्रों को न तो गणित पसंद है और ना ही भौतिक विज्ञान, तो कुल छात्र हमारे 100 हैं, हमने पहले ही निकाला है। 60 हमारे जितने छात्र हैं, इसमें से भौतिक और गणित दोनों को क्या है, इन दोनों को पसंद छात्रों को न तो गणित और ना ही पसंद है, कितने छात्रों को, तो 60 छात्रों को, तो हमारा टोटल कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो इसलिए उत्तर हमारा बी होगा। अब कुल, ठीक है, छात्रों की संख्या 100 है, इसलिए न तो गणित और न ही भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, हमारा ऑप्शन में दिया है बी, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 आपको क्या पूछा है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 हमको पढ़ाना है। चल, प्रश्न नंबर 23 है, 5 दोस्त हैं, नेहा है, रीता है, गीता है, श्वेता व रजनी है, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है भैया, बैठने रहने दीजिए। यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है, नेहा श्वेता व गीता के बीच में है, यानी जो नेहा है, पहले हम नेहा को लिख लेते हैं। नेहा क्या कर रही है, नेहा क्या कर रही है, नेहा श्वेता और गीता के बीच में है। ठीक है भैया, श्वेता, ये हो गई आपकी श्वेता जी, और ये हो गई आपकी कौन, श्वेता और गीता के बीच में बैठी हैं, तो ये हो गई आपकी गीता। ठीक है, नेहा श्वेता और गीता के बीच में बैठी है, हमने बैठा दिया। अब जो रीता है, गीता के बाईं ओर बैठी हैं। ठीक है, रीता के यहाँ भैया, रीता आपकी गीता की, ठीक है, ये जो गीता है, ये वाली जो गीता है, इनके बाईं ओर बैठी है, तो हमारी रीता हो जाएंगी ऊपर। ठीक है, रीता हमारी क्या है, रीता हमारी बाईं ओर बैठी हैं। ठीक है, तो बीच में कौन हो जाएंगी, रजनी जी छूट रही हैं, तो रजनी जी आपकी बीच में हो गई। ठीक है, अब रजनी जी बीच में हो गई। अब पूछा क्या है, दक्षिणी छोर पर कौन बैठी है, तो दक्षिणी छोर पर आपकी श्वेता जी बैठी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 100% डी ऑप्शन आपका राइट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 है आपका, वृक्षों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से 7वें व दाएं से 14वें स्थान पर हैं, उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। इसको मैंने मॉडल पेपर में आपको समझाया था, ये आपके मॉडल पेपर में मैंने आपको समझाया है, और इसका मैंने प्रॉपरली सूत्र भी बताया है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि सूत्र से ही ज्ञात होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूत्र लगेगा कि टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, टोटल पेड़ों की संख्या बराबर, उसके बाद पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, यानी बाएं से। ठीक है, बाएं से, यहाँ बाएं से होता है, उसके बाद क्या होता है, प्लस होता है,
फ्रॉम दाएँ से, ठीक है। यहाँ आपका हो गया दाएँ से हम डी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बायाँ, ये हो गया दायाँ। कुल पेड़ों की संख्या बराबर बायाँ प्लस दायाँ -1। ये सूत्र मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा, इसीलिए मैं सॉल्व कराता हूँ मॉडल पेपर भी, ठीक है। चलिए, तो बायाँ प्लस दायाँ -1, तो टोटल पेड़ों की संख्या यहाँ पूछा क्या है, पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, तो टोटल पेड़ों की संख्या बायाँ हमारा 7वां आ रहा है, बाएँ से, ठीक है। एक पेड़ बाएँ से 7वें स्थान पर, बाएँ से 7वें स्थान पर आ रहा है और दाएँ से 14वें स्थान पर आ रहा है। ये -1 तो होता ही है हमारे सूत्र से ही, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखें इसका उत्तर होगा आपका आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 14 और माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ हो गया आपका 13। 13 और 7 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। ऑप्शन में कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना। देखिए, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप 3-5 करके उत्तर देंगे तो आपको बैक लग जाएगा, तो ध्यान से भी आप लोग पढ़ा करें मॉडल पेपर भी, ठीक है। देखिए, पूछा क्या गया है, 33 छात्रों की एक कक्षा में रमेश का क्रम 13 है, क्रमानुसार 5 छात्र आशीष के क्रम से नीचे हैं, ठीक है सर जी। तब रमेश व आशीष के मध्य क्रमानुसार कितने छात्र होंगे। देखें, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, एक कक्षा यानी सी क्लास हम मान लेते हैं, एक क्लास में छात्रों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि 5 छात्र आशीष के क्रम से नीचे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, कुल छात्र 33 है एक कक्षा में, रमेश का क्रम 13वां है, ठीक है। रमेश जो है, हम रमेश मान लेते हैं, ये हो गया रमेश का क्रम कितना है, 13 नंबर पे है, ठीक है भैया। अब रैंक के अनुसार जो आपका रमेश है, ठीक है, सॉरी जो आपका यहाँ पर आपका क्या दिया है, देखिए 5 छात्र आशीष के क्रम से नीचे हैं, तो आशीष के क्रम से 5 छात्र नीचे हैं और कुल छात्रों की संख्या 33 है, तो भैया 33 माइनस, ठीक है, क्रम से 5 नीचे हैं 28, ये कितना हो गया आपका, यानी जो आशीष का क्रम है वो 28वां है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, तब रमेश आशीष के मध्य क्रमानुसार कितने छात्र होंगे, तो हमारे कुल छात्र हमारे 28 हैं, ठीक है। 28वें नंबर पर आपका आशीष है और 13वें नंबर पर आपका रमेश है, ठीक है। यहाँ पूछा है ना रमेश, रमेश और आशीष, तो ये आपका रमेश है -1, ठीक है। चलें, ये इसी सूत्र पे हम लोग इसे हल करेंगे। अब इसे हम ठीक है, 13वें स्थान पर है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, 13 और 1 कितना हो गया, 14 हो गया, 28 माइनस 14, ठीक है। अब 14 दूनी 28, यानी 28 में से 14 हमारा गया, कितना बचेगा, 28 में से अगर हम 14 घटा देते हैं कितना बचेगा हमारा, ठीक है, 14 बचेगा ना, 14 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया है 14, बी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं एक क्वेश्चन पेपर और आपको सॉल्व करा के दे दूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 आप लोगों को क्या पूछा गया है, यदि संख्या 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 3 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ये तो आरोही क्रम में नहीं है, इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तब दाईं ओर से चौथा व बाईं ओर से तीसरे अंक का अंतर क्या होगा, ठीक है। पहले इसे आरोही क्रम में लिख लीजिए। पहले दिया कितना है, 1, 2 और 3 बिल्कुल दिया है, लिख लीजिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। 1, 2, 3, 4 भी दिया है आपका और 5 भी दिया है, 6 आपका नहीं दिया है, 7 दिया है, 7 के बाद 8 आपका दिया है और 9 दिया है। ये हो गया आपका आरोही क्रम में। अब कह क्या रहा है, दाईं ओर से यानी इधर से आपका, ठीक है, दाईं ओर से चौथा क्या होगा, 9, 8, 7, 5, चौथा क्या है, चौथा अंक हमारा 5 है। और क्या पूछ रहा है, बाईं ओर से तीसरा अंक, बाईं ओर से हमारा तीसरा अंक क्या है, ये हो गया बाईं अंक हमारा तीसरा अंक क्या है, 3 है। अब इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 5 और -3 हो जाएगा 2 का अंतर है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। देखिए 27 नंबर प्रश्न मैंने सॉल्व नहीं करा, आप लोग देख लेंगे। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। धारणा है
कुछ मोती रत्न हैं, कुछ रत्न आभूषण हैं। ठीक है, ये कुछ मोती हैं, कुछ मोती क्या हैं, कुछ मोती रत्न हैं। ठीक है, कुछ मोती रत्न हो गए आपके और कुछ रत्न जो हैं आभूषण हो गए आपके। ठीक है, कुछ मोती, ये हो गया मोती, और कुछ मोती रत्न है, ये हो गया रत्न, और कुछ रत्न आभूषण हैं। ठीक है, तो कुछ रत्न आपके आभूषण हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आभूषण। पूछा क्या है, कुछ रत्न मोती हैं। ठीक है, तो कुछ रत्न, जायज़ सी बात है, कुछ रत्न आपके यहाँ पर मोती भी होंगे और कुछ आभूषण रत्न हैं। ठीक है, कुछ आभूषण आपके रत्न भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके कथन जो हैं केवल निष्कर्ष एक उचित है, ये आपका गलत है। केवल निष्कर्ष दो उचित है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि दोनों हमारे निष्कर्ष सही हैं, तो दोनों निष्कर्ष उचित हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 उचित है ऐसा नहीं है, दोनों निष्कर्ष उचित है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 29 है, चारों में से एक सही विकल्प चुनिए जो दिए गए प्रतिरूपों को पूर्ण करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 आपका स्क्वायर में आपके 3 ट्रायंगल हैं, यहाँ पर 3 आपके क्या दिए हैं, स्क्वायर दिए हैं, तो यहाँ आपका ट्रायंगल होगा, तो यहाँ भी आपके 4 स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पहले में दिया है, देखिए ऑप्शन पहले में आपके, ठीक है, दिया है, तो ऑप्शन आपका पहला राइट होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 30 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ आपके 4 डायग्राम दिए हैं, इसमें से जो एक है इसे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसे पूर्ण करना है इसको देख करके। ठीक है, तो पहले जो 2 डायग्राम दिया गया है इसको देख करके हमको ये तीसरा सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए 2 डायग्राम बना लेते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 डायग्राम हो गए आपके, ये 2 मैंने बना लिए, इसी दोनों को सॉल्व करना है। पहले इसे हम लोग रख देते हैं। देखिए ये आपका ब्लैक डॉट हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया, और ये आपका स्क्वायर हो गया, और ये आपका, ठीक है, जो इस सर्कल दिया है ओ टाइप का। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपका जो ओ वाला सर्कल है वो आपका कोने पर चला गया है। ठीक है, यानी इस तरह से आपका एक एरो बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जो ब्लैक सर्कल है यहाँ पर दूसरे वाले में जो ब्लैक सर्कल है वो पहले वाले में आपका कोने पर चला गया है, यानी ब्लैक सर्कल यहाँ पर आ गया है, तो ये वाला इधर से आपका एरो बनेगा। ठीक है, ब्लैक सर्कल कहाँ चला गया, इधर आया हुआ है, तो इधर का एरो बनेगा आपका। अब यहाँ जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल आपका नीचे की ओर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका नीचे की ओर आ गया है ये ट्रायंगल। देखिए एरो समझिएगा, अगर जो एरो मैं बना रहा हूँ इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है, सॉरी जो ट्रायंगल है वो नीचे की ओर है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पर आपके नीचे में है, यानी इधर से आपका जो स्क्वायर है वो नीचे आया है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम हम बना के दिखाते हैं आपको, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ आपका स्क्वायर है और यहाँ आपका ट्रायंगल है, यहाँ आपका सर्कल है और यहाँ आपका जो है डॉट है। ठीक है, इसी तरह से एरो की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो डॉट है आपका वो किधर जाएगा, ये डायग्राम है, ये आपका उत्तर मैं बता रहा हूँ, ये जो ब्लैक डॉट है ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा इस तीर के हिसाब से, इस एरो के हिसाब से जो यहाँ पर मैंने बताया। अब ये वाला एरो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो सर्कल दिया है वो वाला, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो ये जो सर्कल है आपका, इस तरह से जो ये वाला मैंने एरो आपको बनाकर दिखाया था, जो ट्रायंगल है वो नीचे आया, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो कहाँ है, नीचे है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका एरो नीचे आया है वो आपका ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखिए इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, देखिए सी ऑप्शन में आपके दिया है कि नहीं दिया है। देखिए सी ऑप्शन में आपका दिया है डॉट है, फिर आपका वो वाला सर्कल है, फिर यहाँ आपका ट्रायंगल है और यहाँ आपका स्क्वायर है, तो सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 आप लोगों का पूछा गया। देखें इनमें से कौन सी आकृति सर्वथा भिन्न है। देखिए ये दोनों आकृति पहले वाले जो दिया है दोनों में आपके वर्ग है, ये तो सही है, और इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें भी आपके दोनों आकृति इस तरह से बने हुए हैं, ये भी दोनों आपके राइट है। लेकिन तीसरे वाले में आपके भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ट्रायंगल आपका
इस तरह से बना हुआ है और दूसरा ट्रायंगल आपका इस तरह से बना हुआ है और चौथे में भी आपका सेम है, यानी आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ये जो आकृति है सी वाली वो आपकी इन सभी से भिन्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, आपके वर्ग पूछ रहा है तो इसको हल करने के लिए हम गिने 1 2 3 आपका है और उसके बाद आपका 4, इधर से भी 4 है उधर से भी 4 है, यानी नीचे ऊपर दोनों तरफ से आपके 4 हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसको स्क्वायर करेंगे, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 16 और 9 कितना होता है 25 और 25 और 5 कितना होता है, यानी 4 1 5 30 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आपका। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है। देखें, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ये आपका त्रिभुज दिया है। देखिए यहाँ पर आपके दो त्रिभुज हैं, यहाँ से एक अलग वाला पार्ट है और यहाँ से एक अलग वाला पार्ट है। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 चौके 16। ठीक है, फिर नीचे वाले में कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 16 कितना होता है, 16 दूनी 32। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखें, एक त्रिभुज इसे हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, एक त्रिभुज है ये बाहरी वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ बना है 2, एक त्रिभुज यहाँ बना है 3 और देखें यहाँ मैं बता देता हूँ, ये हो गया एक आपका और ये आपका यहाँ पे बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे ये जो छोटा वाला पार्ट बना है ये हो गया आपका 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2 और यहाँ आपका बना हुआ है एक छोटा सा नीचे वाला पार्ट जो बना है यहाँ पे, ये हो गया आपका 3। ठीक है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका यहाँ पर जो बना है ये हो गया 4 और एक अंदर बना है आपका उल्टा में 5, यानी इसमें आपके टोटल कुछ 5 त्रिभुज हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों इसमें जो बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं लगभग लगभग आपके 35 हो गए आपके, लगभग लगभग आपके 10 क्वेश्चंस बच रहे हैं। 10 क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे क्योंकि क्लास भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, लगभग लगभग इसमें आपके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसे हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे ये सारे प्रश्नों को। ठीक है, लगभग लगभग 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसे, आराम से इसे चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसे सॉल्व तो कराऊंगा ही, अगले क्लास में इसे मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग ज़रूर उपस्थित होइएगा, जल्द ही आप लोगों का ये क्लास आएगा। ठीक है, 42 43 यानी लगभग लगभग 10 क्वेश्चन आपके हैं टोटल। ठीक है, 10 क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन को दोस्तों मैं अगले क्लास में सॉल्व कराऊंगा। देखें और भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं आपके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बाकी जितने देखिए, अगर आपका कंप्यूटर बेस है तो आपको बैक नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए आधे से ज़्यादा प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 75 क्वेश्चंस में से 53 इसमें आपके क्या पूछे गए हैं, 53 आपके टोटल इसमें कंप्यूटर के प्रश्न, बाकी आपके रीजनिंग है। रीजनिंग थोड़ा आ रहा है तो कंप्यूटर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में आपके थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।